Hello student, welcome you all. The new session 2021. I am your SSC teacher. I am going to explain the next topic. जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था, 3 वीडियो में हम लगभग उसका 2 टॉपिक कवर किए हैं। तीसरा टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं। इसमें हमें पढ़ना है ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास, जो आपके बुक में दिया हुआ है। तो मिडिल क्लास जो था, पीजेंट एंड वर्कर्स, उसके पास आइडिया की कमी थी। वो सोसाइटी में रेवोल्यूशन नहीं ला सकता था। उसके पास कोई आइडिया नहीं था, मतलब कि उसके पास इतनी इनफ थिंकिंग पावर नहीं थी जिसके बेस पे वो सोसाइटी को कुछ नया मटेरियलिस्टिक चेंजेस ला सके। तो इस वजह से उसके पास इतनी कोई कैपेबिलिटी नहीं थी। तो अब जो ग्रोइंग मिडिल क्लास था, 18 सेंचुरी में उसका आगमन होता है, ठीक है, जिसमें ट्रेडर्स थे, प्रोफेशनल्स थे, लॉयर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स में काम करने वाले लोग थे जो एजुकेटेड थे। यही मिडिल क्लास कहलाया, ठीक है। 18 सेंचुरी में इनका आगमन होता है। उनका मानना था, वो क्या मानते थे, उनकी क्या अवधारणा थी, सोच क्या थी? वो ये सोचते थे कि नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ, बाय मेरिट। मतलब यहाँ मतलब है कि नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ बट बाय मेरिट, ठीक है। जॉन लॉक और जीन जैक रूसो ने ये थेसिस दिया कि कोई भी जो ग्रुप है, सोशल ग्रुप है, वो बाय बर्थ उसको अधिकार नहीं मिलेंगे, उसको प्रिविलेज बाय बर्थ नहीं होगा। यानी जिसमें कैपेबिलिटी होगी वही सरकार चलाने के काम कर सकता है, यानी राजा वहीं बन सकता है, जो वो मानते थे। जैसे जॉन लॉक ने 2 किताबें लिखी थी, उसमें से एक जो बहुत फेमस हुई थी, लॉक लिखते हैं 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, और उसमें वो एब्सोल्यूट जो मोनार्की है उसको वो ख़त्म करने की बात करते हैं, ठीक है। उसमें वो मतलब जो मोनार्की सिस्टम है उसको एबोलिश करने की बात करते हैं। रूसो कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपुल एंड रिप्रेजेंटेटिव। उन्होंने अपनी इस किताब में सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये 2 चीज़ों के, रिप्रेजेंटेटिव और पीपल की बात करते हैं, यानी फंडामेंटल जो राइट्स है, लोगों के अधिकार की बात, और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब वो चाह रहे हैं कि जो सरकारें हों वो कैसी हों, वो हो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, यानी लोग के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हो, जो लोगों के डिज़ायर के अनुसार काम करे, या लोगों के आवश्यकता के अनुसार वो काम करे, यानी अपने हिसाब से नहीं। तो मॉन्टेस्क्यू ने भी एक और भी आते हैं उसमें फिलोसफर मॉन्टेस्क्यू, वो लिखते हैं वो अपनी नोबेल में, जिनके नोबेल का नाम का बुक है 2 स्पिरिट्स ऑफ द लॉ, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। मॉन्टेस्क्यू कहते हैं, वो अपना थीसिस देते हैं, तो वो ये कहते हैं कि पावर जो है वो 3 लोगों के बीच में बड़ा होना चाहिए। एक तो जुडिशियरी में, दूसरा एग्जीक्यूटिव में, और थर्ड है लेजिस्लेटिव में। यानी ये मानते हैं, यानी अलग अलग जो ये मिडिल क्लास, ग्रोइंग मिडिल क्लास था, इनमें जो पढ़े लिखे एलीट वर्ग थे या एलीट लोग थे, उन्होंने अलग अलग धारणाएं दी अपनी, अलग अलग थीसिस दिया। उसमें से कुछ फिलोसफर के नाम जैसे लॉक हैं, जॉन लॉक हैं, उसके बाद जीन जैक रूसोज हैं, या मॉन्टेस्क्यू हैं, ये लोग थे, ठीक है। तो मॉन्टेस्क्यू क्या माना? मॉन्टेस्क्यू ने कहा अपनी बुक में द स्पिरिट ऑफ द लॉ में, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, किताब में दिया हुआ है, आप उसको जाके अंडरलाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। फिर आता है, अब इस आइडिया को डिस्कस किया जाने लगा, ठीक है, कॉफ़ी हाउस में, बुक्स के माध्यम के, न्यूज़पेपर के माध्यम से, और मतलब लोग जहाँ भी बैठते थे, या नोबेल्स के माध्यम से। तो इन सब चीज़ों की मतलब थीसिस पे बात होती रहती थी कि सरकार कैसी होगी, आने वाले समय में हमारा गवर्नमेंट कैसा होगा, क्योंकि लोग तो ऑलरेडी राजा से परेशान थे। अब थोड़ा हम टाइम लाइन देखेंगे कि कब कब क्या हुआ। लुइस जो 1774 में लुइस किंग बनता है फ्रांस का, ठीक है। फ्रांस फेसेस इम्पिटी ट्रेजर, जब वो फ्रांस गद्दी पे बैठता है लुइस 16, तो उसके पास क्या है, इम्पिटी ट्रेजरी है, मतलब उसका जो खजाना है खाली है।
ग्रोइंग डिसकॉन्टेंट विद इन द सोसाइटी ऑफ द ओल्ड रिजिम, यानी जो पुरानी जो सरकार थी उससे लोग बहुत नाखुश थे और इनका खामियाजना इनको भुगतना पड़ा। ठीक है, 1789 में स्टेट जनरल जो होते हैं, थर्ड स्टेट नेशनल असेंबली और बनाया जाता है, मतलब 1789 में कन्वेक्शन ऑफ द स्टेट जनरल का आगमन होता है। उसमें हमने आपको बताया था कि स्टेट जनरल ने मीटिंग बनाई थी, जनरल असेंबली उसी समय बनाई गई थी। तो उसके बाद क्या होता है, 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होता है। 92 से 92 में क्या होता है, 1792 से 93 तक बीच में फ्रांस बिकम रिपब्लिक, मतलब रिपब्लिक होता है, लेकिन बाद वो क्या होता है, डिक्टेटरशिप में चेंज होता है, ओवरथ्रोन जैकोबिन रिपब्लिक एंड डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस। उसके बाद जैकोबिन क्लब्स भी हटाया जाता है, मतलब उसको भी ख़त्म किया जाता है जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। उसके बाद फ्रांस डायरेक्टरी रूल में चला जाता है। 1804 में नेपोलियन एम्पेरर बनता है फ्रांस का, और फ्रांस का एम्पेरर बनने के बाद वो दोबारा से क्या करता है, डेमोक्रेसी को हटा के मोनार्की को रीएस्टेब्लिश कर देता है, और 1815 में तो वो हारता है और फिर से फ्रांस में मोनार्की एस्टेब्लिश हो जाती है। अब आते हैं इस टॉपिक के बाद, मतलब ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास हमने समझा दिया। अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो है आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन के कारण क्या थे, ठीक है, इसके मतलब कौन कौन सी कारणें थी जिसके चलते ये आउटब्रेक हुआ रेवोल्यूशन का। तो जो ओल्ड रिजिम था, मतलब जो पुराना समय था, उसमें क्या थे, टैक्सेस इम्पोज्ड, मतलब जो टैक्सेस था वो इम्पोज किया हुआ था, डिसाइडेड बाय मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल एंड एट द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द थर्ड स्टेट। मतलब तीन जो स्टेट जनरल होता था उस समय, वो क्या करता था, जब भी कोई टैक्सेस लगाना होता था तो मीटिंग बैठती थी, है ना। उस मीटिंग में क्या किया जाता था कि टैक्सेस को इम्पोज किया जाता था। ठीक है, तो सरकार का जो पुराना रिजिम था उसके अनुसार ही स्टेट जनरल मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। ये आखिरी बार जो मीटिंग हुई थी 1614 में हुई थी। अब जो है 5 मई 5 मई 1789 को, मतलब ये मीटिंग बुलाते हैं स्टेट जनरल, जहां फर्स्ट स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव, सेकेंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव और थर्ड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव उसमें भाग लेने के लिए जाते हैं। ठीक है, उस असेंबली में कौन कौन डिनाई किया गया था, जिसको जाने की अनुमति नहीं थी, उसमें थे पीजेंट, आर्टिसंस, वुमेन्स। ठीक है, ये अलाउ नहीं थे, लेकिन इनकी लगभग 40,000 जो पत्रें थी, मादे अपनी जो ग्रीवियंस लिखे हुए थे, अपनी कठिनाई और परेशानी लिखे हुए थे, वो उस स्टेट जनरल में जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे वो लेटर लेके जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि जो स्टेट जनरल है, पुरानी विधि के अनुसार, वो ओल्ड रिजिम के अनुसार वही सिस्टम अप्लाई होता है, जिसमें देखा जाता है कि एक स्टेट के लिए एक वोट, तो इस हिसाब से थर्ड स्टेट, मतलब 3 स्टेट थे तो 3 वोट हो जाते, और फर्स्ट और सेकेंड स्टेट तो एक ही था लगभग, तो वो हमेशा से जीत जाते थे। इस वजह से दिक्कत थी। तो सरकार के सामने जब इन्होंने नेशनल असेंबली में गए थर्ड स्टेट के लोग, तो उनकी टिल नाउ, मतलब उस समय तक की असेंबली में जब बैठे थे तो वहाँ भी ये एक ही वोट वाला सिस्टम चल रहा था, यानी 1 वोट 1 वैल्यू वाला सिस्टम चल रहा था। ठीक है, अब इन्होंने डिमांड किया, ठीक है, कि इन्होंने थर्ड स्टेट ने डिमांड किया कि अब एक स्टेट के लिए एक वोट नहीं होगा, ऑल ओवर जितने भी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबका वोट काउंट किया जाएगा, उसके बाद कोई डिसीज़न नया लिया जाएगा, क्योंकि राजा जो है नया टैक्सेस इम्पोज करने जा रहा था। अब यहीं से रेवोल्यूशन की स्टार्ट होती है। ठीक है, 5 मई 1789 को राजा जो स्टेट जनरल है उसके माध्यम से मीटिंग बुलाता है तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को। फर्स्ट सेकंड और थर्ड के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, फर्स्ट के 300, सेकंड के 300 और थर्ड के 600 की संख्या में जाते हैं। इस थर्ड स्टेट में जो लोग पीजेंट थे, आर्टिसंस थे, वोमेन्स थे, उनकी मतलब उसमें प्रेजेंस नहीं होती है, वहाँ डिनाई कर दिया जाता है, उनको जाने की अनुमति नहीं होती है। तो अपने लेटर के माध्यम से वो लेटर लिखते हैं और सरकार को मतलब 40,000 लेटर